25 जनवरी। ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इनडायरेक्टली हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे जो हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। वृंदावन में एक टेम्पल है, बांके बिहारी टेम्पल, जिसको बनाया है स्वामी हरिदास ने। स्वामी हरिदास ये रहते थे वृंदावन में। ये स्वामी हरिदास जी है, ये तानसेन यहाँ पे है। बादशाह अकबर इनका म्यूजिक सुनने के लिए इनके कुटी में जाता था। इन्होंने मना कर दिया था दरबार में जाने से। इन्होंने कहा था मैं सिर्फ अपने भगवान के लिए गाता हूँ। हो सके यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्या अकबर एंड स्वामी हरिदास कंटेम्पररी थे, एक समय के समकालीन थे? ये एक स्पिरिचुअल पोइट है स्वामी हरिदास, साथ ही क्लासिकल म्यूजिशियन भी। इन्होंने कुछ डिवोशनल कंपोजिशन को बनाया है, स्पेशली इन ध्रुपद स्टाइल में। ये फाउंडर है हरिदासी स्कूल ऑफ माइस्टिज्म के। इनके काफ़ी शिष्य थे, उनमें एक आते तानसेन। साथ ही तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जो कंपोजिशन है, इनकी जो रचना है, ये डेडिकेटेड है भगवान विष्णु के लिए, साथ ही भगवान कृष्णा के लिए। इनके टोटल 128 रचनाएं हमें मिलती है, उसमें से 18 रचनाएं जो फिलोसॉफिकल की बात करते हैं, इनको कहा जाता है सिद्धांत पद। साथ ही 110 जो इनकी रचनाएं, ये भक्ति की गीतें हैं, इनको कहा जाता है केली माला। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। ये आर्टिकल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसमें इतने पॉइंट है जो कहीं प्री में क्वेश्चन नहीं बन सकता या मेंस में हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इनडायरेक्टली रूलिंग गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं। आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी छोटा ही है, पॉइंट बड़े हैं, अच्छे, लेकिन पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आर्टिकल को एक पेज में ख़त्म कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड पर्सनल लिबर्टी इस आर्टिकल का फोकस है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये एक कोर कॉन्स्टिट्यूट है हमारे आइडिया ऑफ जस्टिस का। आइडिया ऑफ जस्टिस 1915 में कम्युनिस्ट लीडर थे A.K. गोपालन, इनको अरेस्ट कर लिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इनके जो अरेस्ट पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन था, ये आज हमने गलत बता दिया है। एक जुडिशियल रॉन्ग है, क्योंकि सबको अपनी बोलने की आज़ादी है, पर्सनल लिबर्टी है। पुट्टस्वामी जजमेंट आया था 2017 में। इसमें जज थे जस्टिस R.F. नरीमन। इन्होंने एक अच्छी बात कही। इन्होंने कहा है आर्टिकल 21 हमें राइट है लाइफ का, साथ ही पर्सनल लिबर्टी का। ये ऐसा बनाया गया है, इज डिजाइन टू एश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हमारे लिए मोस्ट चेरिश ह्यूमन वैल्यू है, जो इंश्योर करता है मीन्स ऑफ फुल डेवलपमेंट, साथ ही इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये दूसरा आर्टिकल सिमिलर बात करता है। इसमें भी कुछ पॉइंट निगेटिव है, मतलब पॉइंट अच्छे है, लेकिन हम मेंस में यूज़ नहीं कर सकते या प्री में उस पर क्वेश्चन नहीं बन सकता। निगेटिव पॉइंट हटा देंगे, पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करेंगे। दोनों आर्टिकल में यही करना है, पॉजिटिव पॉइंट लेना है। यूपीएससी एक सेफ गेम प्ले करता है। ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन वो ना प्री में पूछेगा, ना मेंस में आंसर में हमें उनको एक्सपेक्टेड है। फाउंडेशनल वैल्यूज़ जर्नी ऑफ इंडियन स्टेट की आर्टिकल यहाँ पे 2 बातों पे फोकस करता है। एक आता है फेडरल इशू, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। सेकंड आता है हमारा सोशल डेमोक्रेसी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में एक बात कही थी 26 नवंबर 1949 को। इन्होंने कहा था चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुए, हमारे सामने कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस अभी आएंगे। क्या इंडिया एक कंट्री बन सकता है जो अपने क्रीड को पीछे छोड़ दे? आर्टिकल का फर्स्ट टॉपिक है फेडरल रिपब्लिक का। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है जिसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आते हैं। इसके सामने काफ़ी चैलेंजेस है फेडरल रिपब्लिक के सामने, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना है। क्या चैलेंजेस है? इश्यूज टसल बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नर्स, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुका है। स्टेट गवर्नर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं। सेकंड आ रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन
वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन स्टेट का कहना है ये हमारे ऑटोनॉमी को कहीं पीछे ना छोड़ दे। इनका कहना है थर्ड पॉइंट, आप निगलेक्ट कर रहे हो रीजनल लैंग्वेजेस को, जैसे तमिल, कन्नड़ा, बंगाली। अगला पॉइंट आता है फिजिकल फेडरलिज्म का, स्टेट सफर हो रहे अंडर डुअल रिजिम ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी एक्ट, क्योंकि जीएसटी एक्ट में मोस्टली जो एक्ट है स्टेट के अब सेंटर के इस एक्ट में चले गए। फाइनेंस कमीशन भी काफ़ी बायस रोल प्ले करता है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है उनके एलोकेशन में। लास्ट का पॉइंट आता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। जितने भी साउथ के स्टेट हैं उनको डर लग रहा है अगर डिलिमिटेशन बन जाए और उसमें उन्होंने 1971 या 2021 का जो डिजिट है सेंसस है उसको काउंट करना चाहिए। तो डिलिमिटेशन के बाद हो सकता है साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट है उनकी पार्लियामेंट्री सीट कम हो जाए। फेडरलिज्म जो हमारा है ये एक बेसिक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। इसकी शुरुआत हुई थी ये सर बम्बई जजमेंट से जो 1994 में आया था। अभी इस जजमेंट को हुए पूरे 30 ईयर, तो क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस थी 2024 की, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही। उन्होंने कहा फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सोशल डेमोक्रेसी का। हमारी डेमोक्रेसी लास्ट 75 में कितनी मैच्योर हुई है। सोशल डेमोक्रेसी ये गाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को, जो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया था कंट्री को अगर लग रहा है उनकी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है या उसमें खतरा बन जाए, उसके पहले हमें हमारे नेशन को रिमूव करना चाहिए हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को। हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारी फ्रैटर्निटी, क्योंकि हमारी जो नेशन की आइडिया है ये हमारे लिए डिल्यूजन बन सकती है कि किस तरह हाउ पीपल डिवाइडेड इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट कैन बी ए नेशन। किस तरह से कुछ कास्ट में बटे लोग एक देश कैसे बना सकते हैं। हमें इस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। 75 ईयर पूरे हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को। क्या हम कह सकते हैं हमारे जो फ्रैटर्निटी फीलिंग है, हमारा जो बंधुत्व है, क्या हमने वो पूरा कर लिया है हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट के माध्यम से? क्या हमने सक्सेड कर लिया है हमारी डिग्री ऑफ न्यूट्रलाइजिंग की, जहाँ पे किसी की जो अचीवमेंट है सोसाइटी में हम उसको उस कास्ट को छोड़ के डिटरमाइन कर पाएंगे उसका मेरिट को, उसकी सक्सेस को? तो प्लूटो की एक बुक आती रिपब्लिक, उसमें उन्होंने बात कही है कि आपकी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्लास ऑफ गार्डियन को जो आपको संभाल सके। वो कहते हैं क्लास फॉर गार्डियंस हु आर अ फिलोसोफर किंग। किंग तो अब हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे गवर्नमेंट, फिलोसोफर गवर्नमेंट। हमें चाहिए सेम गार्डियंस जो कंट्री को सबसे ऊपर रखे, अपनी कास्ट, अपना रिलीजन, अपनी लैंग्वेज सब छोड़ के कंट्री को वो सबसे ऊपर रखे। हमें ऐसे गार्डियन चाहिए जो डिफरेंट फॉर्म में काम करे। कोई जज हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी, पॉलिटिशियन भी, साथ ही एक्टिव्स भी एंड जर्नलिस्ट भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें गार्डियन खुद का बनना है। हमारे सिटीजन भी हमें चाहिए फिलोसोफर गार्डियंस, तभी हम फुलफिल कर पाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को। ये न्यूज़ हमें कुछ प्री के कीवर्ड कवर कर देंगी। फर्स्ट आता है प्रलय। ये एक इंडिजिनियस शॉर्ट रेंज कॉसिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको बनाया है DRDO ने, जिसकी रेंज आती है 400 किलोमीटर तक। ये प्री क्लेन यहाँ से बन सकती है। सेकंड आता है संजय। ये संजय है, संजय जो आर्मी का बैटल सर्वाइलेंस सिस्टम है। थर्ड आता है निर्भय। निर्भय एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सबको इसका डिफरेंस पता है। जिसकी रेंज है निर्भय की 1000 किलोमीटर। आखिरी का कीवर्ड आता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डैक, जिसके चेयरमैन होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ये प्रोक्योर करते हैं वेपन्स हमारे
आर्म फोर्सेस के लिए, ये भी एक प्री की लाइन बन सकती है। यहां से हमें एक कीवर्ड मिलता है जॉब बर्नआउट का। हो सके प्रीलिम में सीधा क्वेश्चन बन जाए या मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। क्या होता है जॉब बर्नआउट? ये एक जॉब बर्नआउट एक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। आपका जो काम है या फिर आपकी जो पॉलिसीज है वर्क प्लेस पे, ये कहीं पीछे की नहीं है, आउटडेटेड तो नहीं है, जहाँ पे स्टेट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल आप थक जाते हो, आप में अकम्प्लिशमेंट कम हो जाता है, साथ ही आपकी लॉस ऑफ पर्सनल लिबर्टी आइडेंटिटी कम हो जाती है। जॉब बर्नआउट। यहां से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस में क्वेश्चन सीधा आ सकता है। नीति आयोग ने एक इंडेक्स पब्लिश किया है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जिसको बनाया है नीति आयोग ने, ये इवॉल्व करेगा, साथ ही अंडरस्टैंडिंग करेगा फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट के। इसके कुछ इंडिकेटर आते हैं, स्टेट को कंट्रीब्यूट कितना है उनका इंडिया के ग्रॉस डेवलपमेंट जीडीपी में। सेकंड, उनकी डेमोग्राफी क्या है। थर्ड आता है उनका टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, साथ ही उनका ओवरऑल फिजिकल स्टेबिलिटी कितनी है। उन्होंने स्टेट को कुछ कैटेगरी में ऐड किया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है अचीवर की, जिसमें आता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ये आके टॉपर है। इनका हाईएस्ट कैपिटल आउटले आता है जो उनके स्टेट जीडीपी से 4% तक जा रहा है। इन्होंने इफेक्टिव मोबिलाइज किया है नॉन टैक्स रेवेन्यू को, साथ ही ये लो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं जो 7% तक आता है उनके रेवेन्यू रिसिप्ट पे। सेकंड कैटेगरी आती है फ्रंट रनर की। फ्रंट रनर्स महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जिनका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आया है अप टू 73% तक। इन्होंने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है अपने ओवन टैक्स रिवेन्यू में। इनका जो फिजिकल मैनेजमेंट है वो बैलेंस है। इन्होंने इम्प्रूव किए डेट सस्टेनेबिलिटी, जो उनके जीडीपी के डेट टू जीडीपी का 24% आता है अपने स्टेट जीडीपी का। ये प्री की लाइन बन सकती है। थर्ड कैटेगरी आती है परफॉर्मर स्टेट, जिसमें तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आते हैं। लास्ट कैटेगरी एस्पिरेशनल कैटेगरी है, जिसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला आते हैं। ये स्टेट स्ट्रगल कर रहे हैं टू मीट फिजिकल एंड रेवेन्यू डिफिसिट टारगेट को। साथ ही इनका जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है ये काफ़ी कम है। इनका डेब्ट बर्डन भी काफ़ी बढ़ रहा है। ये न्यूज़ में से हम कुछ कीवर्ड कवर करेंगे। फर्स्ट आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये क्या होता है? बैंक अपने कस्टमर को इंटरेस्ट पे लोन देती है एंड कस्टमर से लोन पैसा ले लेती है जब उनको वो लोन देती है। इंटरेस्ट अर्न बाय बैंक्स, जिसको माइनस करना है इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक्स। मतलब ये अगर कोई बैंक है, इस पर्सन ने बैंक में अपने पैसे रखे, ये इसको पढ़ते 6% पे, एंड बैंक ने किसी और पर्सन को लोन दे दिया 10% पे। तो जो दोनों का डिफरेंस है इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। सेकंड कीवर्ड आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सेम बात यहाँ पे होती है। कस्टमर डिपॉजिट करते बैंक में 6% इंटरेस्ट पे, साथ ही बैंक लोन देती है अपने कस्टमर को 10% इंटरेस्ट पे। ये जो 4% का गैप होता है इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। थर्ड आता है स्लिपेज रेशो। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई लोन स्टैंडर्ड लोन हो, मतलब 90 डेज से कम हो गए और अब तक लोन वापसी नहीं आया है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लोन। लेकिन अब उस लोन को हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में एनपीए कैटेगरी में ऐड कर दिया है, इसको कहते हैं स्लिपेज रेशो। अगला कीवर्ड आता है ग्रॉस एनपीए, मतलब बैंक का टोटल एनपीए कितना है जो 90 डेज से ज़्यादा हो चुका है और अब तक कोई भी पैसा वापस नहीं आया, लोन वापस नहीं आया, ग्रॉस एनपीए। अगला कीवर्ड आता है नेट एनपीए,
बैंक को पता है हम लोन देंगे तो कुछ ना कुछ लोन वापस नहीं आएगा, अनसर्टन लोन हो सकते कुछ, तो उसी अनसर्टन लोन को बचाने के लिए बैंक कुछ फंड बाजू में रख देती है, उसको कहते हैं नेट एनपीए। लास्ट का कीवर्ड है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। बैंक के कुछ बैड डेप्ट हो सकते हैं, तो स्टार्टिंग में बैंक अपना कुछ फंड बाजू में रख देते बाकी के लॉस कवर होने के लिए, इसको कहते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इकोनॉमी के कीवर्ड हिंदी से काफ़ी बढ़िया रिवाइज हो जाते हैं। हमारी आखिरी न्यूज़ बात करता है न्यू स्टार्ट की। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये ट्रीटी हुई है और चल रही है यूएसए एंड रशिया के बीच में, जहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्ट करना है अपने वार हेड को 1550 तक। तो इसी पे 2011 की प्रीलिम में क्वेश्चन आया था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये अभी न्यूज़ में, तो क्यों, क्या ट्रीटी है? हमने अभी देखा एक बायलैटरल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है जो यूएसए एंड रशियन फेडरेशन के बीच में। प्री में इतनी लाइन बन सकती है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।